स्वागत है। आज के क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम मास्टर क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही डिटेल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रहा है, इसलिए आप इसे लास्ट तक देखें और वीडियो अगर बेहतर लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो हमारा माउथ है, माउथ से एनस तक जहाँ पर फूड का मूवमेंट होता है, हम इसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनल के साथ साथ जो हमारे ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटिव ग्लैंड्स, जो कि हमारे पूरे डाइजेशन में मदद करते हैं, उन्हें हम एसोसिएट ग्लैंड्स कहते हैं। एसोसिएट ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनल, वो सभी ग्रंथियां और साथ साथ में जो एलिमेंट्री कैनल है, दोनों को मिलाने के बाद ये हमारा एक सिस्टम बनता है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल, जो कि लगभग 36 फीट लंबा होता है, यहाँ से इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 36 फीट लंबी होती है। तो यहाँ पर जो फूड का मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट के साथ साथ डाइजेशन भी होता है। आइए हम अभी उसे डिटेल से देखें। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये माउथ है। माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी, माउथ को, ये माउथ वाला रीजन को बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी में टंग, टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट, ये सभी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड लेते हैं, तो फूड बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में हो सकता है। बट मेनली जब हम राइस या व्हीट, रोटी वगैरह खाते हैं, आलू वगैरह खाते हैं, पोटैटोज वगैरह, तो उसमें स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो स्टार्च जो होता है फूड में, ये स्लाइवरी ग्लैंड से निकलने वाले स्लाइवरी एमाइलेज से, यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स है। ये स्लाइवरी ग्लैंड्स, बहुत सारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे बकल कैविटी में हो सकते हैं, मोर देन 600 होंगे, लेकिन मेनली 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि मेन होते हैं। एक आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। जो स्नेक वगैरह में जो दांत होता है, वो पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड से ही जुड़ा हुआ रहता है स्नेक्स में। बट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है। इसके अलावा 2 पेयर जो होते हैं वो हमारे बकल कैविटी में है। और जब हम स्टार्च को हम चबाते हैं, तो क्या होता है, स्लाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस से, स्लाइवरी एमाइलेज, ये जो एंजाइम है, इसके कारण ये स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्लाइवरी एमाइलेज जो होता है, ये एक हमारा एंजाइम है जो स्लाइवा में पाया जाता है। स्लाइवा मतलब लार में पाया जाता है। जो लार है, लार में, स्लाइवा में अगर कहा जाए तो वाटर और एंजाइम दोनों पाए जाते हैं, वाटर और एंजाइम। तो वाटर जो होता है वो 98.5% वाटर होता है स्लाइवा में, और एंजाइम जो होते हैं 1.5% एंजाइम होते हैं। और ये जो स्लाइवा होता है, ये बाय नेचर एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू होता है, इसका पीएच वैल्यू जो है वो 6.8 होता है। आपको पता है जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से अधिक हो तो वो बेसिक नेचर का होता है, 7 से कम तो एसिडिक नेचर का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, स्लाइवरी एमाइलेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च जो होता है, इस स्टार्च का 30 to 40% जो स्टार्च को वो डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज एक डाइसैकराइड मॉलिक्यूल्स है, जो कि टेस्ट में मीठा लगता है, लेकिन शुगर के अपेक्षा थोड़ा कम मीठा लगता है। आप
आप कभी ऐसे रोटी या चावल को चबा करके देखे होंगे, लंबे समय तक अगर आपके माउथ में ही, बकल कैविटी में ही रहे तो वो थोड़ा मीठापन का स्वाद देने लगता है। वो बिकॉज ये हमारा जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के फॉर्म में अगर वो आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डाइजेशन शुरू हो गया। तो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है, ये हमारा बकल कैविटी में ही इसका डाइजेशन होता है। अब हम बात कर ले रहे हैं जब वो पेस्ट बन करके तैयार हो गया है तो इस तरह से वो यहाँ एपिग्लोटिस आप देख सकते हैं। एपिग्लोटिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो पेस्ट फूड का तैयार हो गया होता है उससे ये एपिग्लोटिस फूड पाइप में आने के लिए अलाउ करता है। ये ब्लैक आप देख रहे हैं, ये फूड है, अगर इसको आप फूड मान ले तो एपिग्लोटिस क्या करता है, इसको यहाँ तक इसको कवर कर लेता है, विंड पाइप को कवर कर लेता है ताकि फूड डायरेक्टली कहाँ जाए, डायरेक्टली ऑसिफोगस में चला जाए, विंड पाइप में नहीं जाए। विंड पाइप में जाने पर हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और हो सकता है कि हमारा जान भी चला जा सकता है। तो इसलिए ये एपिग्लोटिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एपिग्लोटिस के बाद भोजन जो होता है वो हमारा ऑसिफोगस में आ जाता है। ऑसिफोगस जो है 25 सेंटीमीटर ये लंबाई का होता है, 25 सेंटीमीटर। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है, किसी तरह का डाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता है। बट एक चीज होता है इसमें, यही कि यहाँ म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। तो म्यूकस आप जान लीजिए कि एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि वाल को फूड के इफेक्ट से या फिर किसी और दूसरे इन्फेक्शन वगैरह से वो बचाने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो स्टमक में पहुंचने के साथ साथ यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस एक इम्पॉर्टेंट जूस होता है जिसमें 3 से 4 तरह के चीज पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। ये हमारे स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल से इनका सेक्रेशन होता है, इसका सेक्रेशन ऑक्जेंटिक सेल से होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरे भोजन को खट्टा कर देता है, ये एसिडिक कर देता है। ताकि एसिडिक करने के पीछे बहुत सारे रीजन, एक तो फूड जो है वो कम्प्लीटली चर्निंग हो जाता है उसका, और चर्निंग के साथ साथ जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मारना। तो पहले क्या है, बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा क्या करता है, ये हमारे स्टमक के वाल से ही एक पेप्सिनोजेन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में ये पेप्सिनोजेन आता है वैसे ही ये बन जाता है पेप्सिन। ये पेप्सिन जो है वो फर्दर हमारे भोजन में प्रेजेंट जो प्रोटीन होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये पेप्सिन मदद करता है। और उसके साथ साथ जो इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो दूध पीते हैं, उनके शरीर में उनके भोजन में जो दूध होता है, दूध को पचाने के लिए रेनिन नाम का भी एक एंजाइम है, उसका सेक्रेशन होता है। वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इम्पोर्टेंस पर चर्चा करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होता है जिसका पीएच वैल्यू 2.2 होता है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारे स्टमक के जो वाल है, गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाले पेप्सिनोजेन को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा जो होता है हमारा जो प्रोरेनिन के नाम से जानते हैं हम, प्रोरेनिन, ये जनरली बच्चों में पाया जाता है। ये जो छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं जो दूध पीते हैं उसमें प्रोरेनिन जो पाए जाते हैं, वो प्रोरेनिन को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन में। तो ये दोनों इनएक्टिव मोड में होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ प्रेजेंस के वजह से क्या होता है कि ये पेप्सिनोजेन
पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोरेनिन जो होते हैं वो रेनिन में। ये एक्टिव मोड है, ये एक्टिव मोड है। इस तरह से हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे फूड को एसिडिक तो किए। पहला काम क्या है, बैक्टीरिया को मारे, किल्स बैक्टीरिया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि फूड को पूरा एसिडिक कर दिए। तीसरा क्या है कि जो पेप्सिनोजेन था वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिए, जो कि ये इनएक्टिव मोड में है। ये कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता, लेकिन ये पेप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। और प्रोरेनिन जो है ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा कैसा है, एक एक्टिव मोड में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ही, यानी एसिडिक नेचर में ही ये एक्टिवेट होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन कैसे पेप्सिन के। और एक चीज आपको यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ कि जो यहाँ पर आप देख रहे थे कि स्टार्च जो था वो माल्टोज के फॉर्म में जो डाइजेशन हुआ था, जैसे वो स्टमक में आता है तो उसका डाइजेशन वहां पर रुक जाता है। अब डाइजेशन वहां पर नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है मेनली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पेप्सिन जो है वो किस तरह से डाइजेस्ट में मदद करता है। तो पहले हम जानते हैं प्रोटीन जो है ये पेप्सिन के प्रेजेंस में ये हमारा पेप्टोन्स में या एक और होता है प्रोटेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोटेसिस जो है ये भी अभी वाटर सोल्यूबल तो नहीं है, इनसोल्यूबल होता है। पेप्टोन्स फिर बाद में जाकर के फिर से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। बाद में हम लोग उस आगे वाले स्टेज में जाकर के देखेंगे। और जो दूसरा है वो कैसिन है। ये कैसिन जो हमारे दूध में प्रेजेंट होता है। जैसे ये प्रोटीन देख रहे हैं, प्रोटीन तो ऐसे फूड में आपके जो भी लुमिनस पल्सेस में मिलेंगे, मीट, फिश, एग वगैरह में प्रोटीन मिलते हैं, तो वहां पर प्रोटीन तो आपको मिल रहा है। लेकिन जो एक मिल्क की बात करें, जैसे आप मिल्क में कैसिन देखते हैं, तो कैसिन जो होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, तो कैसिन रेनिन के प्रेजेंस में ये बन जाता है पैराकैसिनेट, पैराकैशिन बन जाता है। ये पैराकैशिन बन जाता है। तो पैराकैशिन ये भी इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल। तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ करके टूटना पड़ेगा और फिर वो जा करके एमिनो एसिड में टूटेगा। तो फाइनली हम लोग ये जान चुके हैं कि जो भी प्रोटीन होते हैं वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा फूड जो है वो स्टमक में कितने देर तक रहेगा। तो फूड जो होता है वो स्टमक में 1.5 घंटे से लेकर के 4.5 घंटा तक हो सकता है। हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज बहुत कम समय तक वहां पर इसमें रहेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1 से 1.5 घंटा तक रहेगा। और अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन 2.5 से 3 घंटा हमारे स्टमक में रहेगा। और अगर हम फैट खा रहे हैं तो फैट में जैसे ऑयली सब्सटेंस खा रहे हैं तो वो 3.5 से 4 घंटा तक रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। और जब यहाँ पर 3.5 घंटे से 4 घंटे तक जब फूड चर्निंग का प्रोसेस होता रहता है और जो खाना का पार्टिकल है वो छोटे छोटे टुकड़े में वो टूट जाते हैं और इसको हम लोग अब काइम करते हैं यानी अब वो भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में और पूरा एसिडिक हो चुका है, पूरा अम्लीय हो चुका है, खट्टा हो चुका है, इसको हम क्या कहते हैं, अब काइम करते हैं। आगे की प्रोसेस हम लोग जानते हैं। ये आप लोग जान लीजिए कि अब इसको कंक्लूड कर देते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में ही होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन या पेप्सिन, प्रोरेनिन और म्यूकस का काम प्रोटेक्टिव लेयर बनाना। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ के से जो वॉल है उसके ऑक्जेंटिक सेल से होता है। और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो पेप्टिक सेल हमारे स्टमक के वाल में होते हैं। पेप्टिक सेल से उनका फॉर्मेशन होता है।
आइए अब हम डेओडेनम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड जैसे ये वाले स्टेज में आता है, ये स्टेज में आता है तो दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। दो तरह के हार्मोन जो होते हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये लीवर है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। इसमें बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, और बाइल जूस बनने के बाद यहाँ आकर के देख रहे हैं गॉल ब्लैडर में आकर के जमा हो जाता है। गॉल ब्लैडर में किसी किसी का स्टोन वगैरह हो जाता है तो गॉल ब्लैडर को ही काट करके हटा दिया जाता है, और डायरेक्ट क्या होता है फिर वहां से जो बाइल होता है, बाइल जूस, वो डायरेक्टली वो डेओडेनम में पहुंचता है। तो स्टोन के केस में से होता है, लेकिन हम लोग अगर स्वस्थ हैं तो हमारा जो बाइल जूस होता है वो कहाँ बनता तो यहाँ पर है, लेकिन जाके रिस्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। घोड़ा का गॉल ब्लैडर नहीं होता है, डायरेक्ट सिक्रेशन होता है। अब जैसे यहाँ पर हम हमारा जो काइम है वो आगे की ओर बढ़ा और यहाँ डेओडेनम में आया, तो हम लोग पहले जान ले कि यहाँ एक हार्मोन होते हैं। हार्मोन का नाम होता है हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन। इसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। तो आप देख रहे हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ पर जैसे हार्मोन से ये हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है उसको इंफॉर्मेशन देता है कि फूड है सो आगे बढ़ रहा है, तो भैया तुम बाइल जूस को वहाँ सेक्रेशन करा दो। तो यहाँ पर बाइल जूस जो है वो सेक्रेट होने लगता है और यहाँ पर डेओडेनम में ही आने लगता है, और यहाँ पर फूड जो कि इधर पूरा एसिडिक था ये बेसिक नेचर का होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन देख सकते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इससे क्या होता है कि एक ये हार्मोन है, इसके सेक्रेशन के तुरंत बाद गॉल ब्लैडर से बाइल का सेक्रेशन शुरू हो जाता है, जो कि डक्ट से एक नली जैसे होती है वो फूड में मिक्स होता है, और फूड जो होता है अब पूरा का पूरा बेसिक नेचर का हो जाता है। यहाँ पर बेसिक नेचर का होने लगता है क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, कुछ तो न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज के बाद चूंकि इसका जो पीएच वैल्यू होता है बहुत अधिक होता है, ये लगभग 7.8 होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.8 होता है इसका गॉल ब्लैडर का, ये सॉरी बाइल जूस का। बाइल जूस जो होते हैं, बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.8 होता है। इसमें 86% वाटर, बाइल जूस में 86% वाटर, उसके बाद लगभग 8.2% बाइल सॉल्ट, 8.2% बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं। उसके बाद जो बाइल पिगमेंट जो होंगे, बाइल पिगमेंट की जो क्वांटिटी होती है वो लगभग 2.2% होता है, 2.2%। और बाकी जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसका परसेंटेज 2.18 के आसपास होता है। तो ये हमारा बाइल जूस के बारे में हम जान चुके हैं। बाइल जूस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो कि जो भी ऑयल हमारे फूड में होता है उसके एमल्सिफिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बाइल जूस यहाँ पर मिलता है, उसके बाद एक बात और हमें जाननी चाहिए कि इसी डेओडेनम में ही एक और ग्लैंड है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। ये पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है, क्योंकि इसका रोल जब वो एंजाइम का सेक्रेशन करता है, पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करता है, तो हम इसको एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये एक नाली से यहाँ पर एंजाइम का यहाँ पर फ्लो करता है। और दूसरी ओर इसका जो अल्फा बीटा और जो डेल्टा सेल है उससे रिस्पेक्टिवली
ग्लूकागोन और इंसुलिन वगैरह हार्मोन का सेक्रेशन होता है। हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि जैसे गॉल ब्लाडर के एक्टिवेट होने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन का हार्मोन का होना जरूरी है, उसी तरह से आपके सेक्रेटिन नाम का एक हार्मोन होता है। सेक्रेटिन नाम का एक हार्मोन होता है। ये सेक्रेटिन हार्मोन जो होते हैं, सेक्रेटिन हार्मोन ये पेनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेट करते हैं कि जाइए भाई अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन कीजिए कि फूड हमारा वहाँ पर आ गया है। तो पेनक्रियाटिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं। पेनक्रियाटिक जूस हमने यहाँ पर देखा कि एमल्सिफिकेशन हो गया, बाइल से एमल्सिफिकेशन हो गया। जितने भी ऑयल वगैरह जो हैं वो टूट करके छोटे टुकड़े में आगे की ओर बढ़ गए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रिया को सेक्रेटिन जो एक हार्मोन होता है, यही पर ड्यूडेनम की वाल से ही उसका सेक्रेशन होता है। वो जैसे पेनक्रिया पर जाता है, पेनक्रिया अपना पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। पेनक्रियाटिक जूस में 3 चीज़ें होते हैं जो कि आप इंट्रोडक्टरी जो हमारा क्लास था उसमें भी हमने चर्चा किया था।